Again, welcome all students of class 10th। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट को फिर से संस्कृत क्लास में वेलकम है। और जैसे कि हमने इससे पिछले वाले क्लास में जो श्लोक का चैप्टर है सूचि पर्यावरणम वो पढ़ा, और उसके बाद उसमें जो एक्सरसाइज परीक्षा के संदर्भित जो एक्सरसाइज है वो पहला खंड हमने बताया था कि जो श्लोक का जो चैप्टर होता है उसमें से दो प्रश्न होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक पद्यांश, दूसरा अन्वय। जो सरलीकरण, श्लोक का सरलीकरण नीचे लिखे हुए रहते हैं, सरलीकरण नीचे लिखा हुआ रहता है, और उसमें से चार खाली जगह, चार शब्द जो है वो मिस किया हुआ रहता है, वो छूटा हुआ रहता है, और उसी छूटे हुए शब्द को मंजूषा में हिंट्स बॉक्स में डाल दिया जाता है, और आपको कहा जाता है कि उस रिक्त स्थान में, उस खाली जगह में मंजूषा से चुन करके अन्वय को पूरा करें। तो आपके पास श्लोक है, आपके पास अन्वय लिखा है, और आपके पास मंजूषा भी है। इस हिसाब से आपको आंसर देने होते हैं। दो श्लोक रहते हैं एग्जाम में, दो श्लोक रहते हैं। दो श्लोक में, एक श्लोक में 4 खाली जगह रहेंगे। इस प्रकार से दो श्लोक में 8 खाली जगह हो गए, और 8 खाली जगह में जो आपको नंबर रहेगा वो आधे आधे मार्क्स का नंबर रहता है, आधे आधे अंक का नंबर रहता है। इस प्रकार से 8 खाली जगहों में आपको कुल 4 अंक के प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से जो पद्य श्लोक यानी कि श्लोक का अन्वय पूछा जाता है वो कुल 4 मार्क के रहे। तो इसके पूछने के दो तरीके हैं। एक तो श्लोक का भावार्थ नीचे लिखा रहता है, और उसमें भी 4 शब्द छोड़ दिए जाते हैं खाली जगहों के तौर पर, और 4 शब्द को पुनः किसी मंजूषा में दिया जाता है, हिंट्स बॉक्स में दिया जाता है, ताकि आप उसके भावार्थ को पढ़कर, जो मंजूषा से शब्द लेकर आप उसके भावार्थ को कंप्लीट कर सके, और उस भावार्थ, जो भावार्थ दिया गया है, जो संक्षेपण दिया गया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कविता की, जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो कविता भी, वो श्लोक भी दिए रहते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पहला टॉपिक जो था वो पद्यांश देखा। पिछले क्लास में पद्यांश पर प्रैक्टिस की, 2 पद्यांश हमने प्रैक्टिस किए। साथ साथ आप उसको, उम्मीद है कि आप उसको जरूर देखे होंगे और कुछ न कुछ जरूर समझे होंगे। उसमें अगर कुछ समझ में ना आए या समझने में दिक्कत हो तो मैंने पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स पर आप अपना प्रश्न दे दें। जो समस्या होगी वो भरसक प्रयास कर दिया जाएगा, भरसक प्रयास किया जाएगा कि आपके समस्या का हल हो जाए ससमय। तो आप इसे अपने कॉपी पर प्रैक्टिस के लिए लिखना शुरू कर देंगे, है ना। चैप्टर 1 में 2 टॉपिक होगी, क्योंकि वो चैप्टर जो है श्लोक का चैप्टर है, और आपने पिछले 9th क्लास में भी इस प्रकार के फॉर्मेट पढ़े थे, इस प्रकार के तरीके पढ़े थे। इसी ढंग से आपने अपने संस्कृत विषय की तैयारियां भी की थी। तो चैप्टर श्लोक वाले में 2 प्रश्न रहते हैं, 2 कैटेगरी के, 2 श्रेणी के प्रश्न रहते हैं, 2 तरीके के प्रश्न रहते हैं। एक होता है पद्यांश, जिसकी प्रैक्टिस मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के से, जिसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने की, आप देखें। आप, उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा, और एक लाइक ए गुड स्टूडेंट, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने अच्छा प्रदर्शन भी पिछले क्लास 9th में संस्कृत में किया है। काफ़ी हद तक आप में इम्प्रूवमेंट, बहुत हद तक आप में इम्प्रूवमेंट झलका है, और उम्मीद है कि आपके इस वर्ष जो आप 10th क्लास में हैं, 10वीं क्लास में हैं, इसमें आप अपने तन, मन और अपने मानसिक, मन बोलते उसको मनसा वाचा कर्मणा, तो उस हिसाब से आप तैयारी में सभी विषयों के साथ साथ संस्कृत विषय के भी अच्छे से तैयारी करेंगे। और जो आपका पिछले 9th क्लास में जो इम्प्रूवमेंट रहा उसको आप बरकरार रखेंगे, आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज हम लोग सेकंड टॉपिक है पद्य यानी श्लोक अन्वय का। अभी हम लोग अन्वय का प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 श्लोकों में अन्वय का प्रैक्टिस करेंगे आज, फिर तब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर आपका है वो है बुद्धिमती स्त्री,
है ना, कि जो कहानी का पार्ट है, तो उससे हम लोग दो प्रैक्टिस करेंगे कहानी वाले पार्ट में। एक तो गद्यांश की प्रैक्टिस, दूसरी घटना क्रमानुसारण की प्रैक्टिस। तो अभी हम लोग इस टॉपिक पे चलते हैं, पद्य अन्वय। इसमें एक श्लोक दिया रहता है, एक आपके प्रश्न में 2 श्लोक रहेंगे और दोनों के अलग अलग अन्वय लिखे रहेंगे, और लेकिन मंजूषा दोनों का एक ही रहेगा, हिंट्स बॉक्स दोनों का एक ही रहेगा, और वो 8 शब्द, टोटल जो 8 शब्द होंगे वो जिग जैग कर करके, इधर उधर कर करके एक साथ आपको कलेक्टिव दे दिया जाएगा, और आपको करना है कि उसमें से चुन करके, है ना, इस तरह से नंबरिंग किए हुए रहेंगे ये नंबर, जैसा कि आपने क्लास 9 में किया है ना। बस उसके अभ्यास को और भी सशक्त तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये लिखा हुआ है, कज्जल मलिनम धूमम मुच्चति मुंचति शत शकटियानम वाष्पमाला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो हि अनंतः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसका अन्वय दिया हुआ है कि अद्यत्वे देशे शत शकटियानम डैश धूमम मुंचति वाष्पयानमाला डैश वितरंती संधावती यानानाम डैश पंक्तयः ही डैश संसरणम। ये श्लोक का अन्वय सरलीकरण दिया गया है। अब इसके लिए जो 4 खाली जगह है उसमें जो आपको अन्वय, जो शब्द भर के अन्वय को पूरा करना है, वो शब्द इस मंजूषा में दिया गया है। मंजूषा में यानी हिंट्स बॉक्स में आप यहाँ देख सकते हैं, कठिनम, कज्जल मलिनम, ध्वानम और अनंतः, ये 4 शब्द है। अब आइए हम लोग इसकी प्रैक्टिस पर चलते हैं, है ना। तो जो ये श्लोक है, श्लोक के आधार पर ये देखिए कि जो आपका अन्वय लिखा हुआ है, शतशकटियानम डैश धूमम मुच्चति वाष्पयानमाला डैश वितरंती संधावती यनानाम डैश पंक्तयः ही डैश संसरणम। अब इसमें 4 प्रश्न कहाँ हैं। अब सबसे पहले आइए, शत शकटियानम डैश धूमम मुच्चन्ति, लगातार जो है क्रमागत कई वाहन, है ना, धूमम मुच्चन्ति मुंचति, धुआं को छोड़ती है। तो कैसा धुआं, यहाँ श्लोक में लिखा हुआ देखिए, कज्जल मलिनम धूमम मुच्चति शत शकटियानम। तो कज्जल मलिनम, काजल से भी मैली, काजल से भी धुंधली, काजल से भी ज़्यादा मलिन धुएं को, है ना, शत शकटियानम, मतलब सैकड़ों की संख्या में लगी हुई जो वाहन है, लगे हुए जो वाहन है वो धुआं छोड़ते हैं। तो गाड़ियां जो है वो धुआं छोड़ती हैं। तो अब यहाँ पर पहले नंबर पे जो भरे जाएंगे वो है कज्जल मलिनम। जो ये श्लोक में अन्वय के तौर पर सबसे पहला वर्ड जो पूरा होगा वो 1 नंबर में कज्जल मलिनम। तो शत शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला डैश वितरंती संधावती वाष्पयान माला ध्वानम। वाष्पयान माला जो रेल, जिसको हम कहते हैं रेल, जो वाष्पयान कहलाता है, उसकी जो माला हर एक बोगी का जो ये है, तो वो जो रेलगाड़ी जो है धुआं छोड़ते वितरंती। अब यहाँ देखो, धुआनम का मतलब होता है धुआं, तो धुआं छोड़ती हुई वितरंती संधावती, धुआं छोड़ती हुई दौड़ती जाती हैं। तो ये दूसरे नंबर वाले रिक्त स्थान पे, है ना, ध्वानम शब्द भरे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया कज्जल मलिनम। यहाँ 2 नंबर में हो गया ध्वानम। वितरंती संधावती यानानाम डैश पंक्तयः ही डैश यानानाम अनंतः पंक्तयः ही, यानों मतलब यानानाम गाड़ियों की, अनंत पंक्तयः अनेक पंक्तियां, अनेक कतारें। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अनंतः,
अनेक पंक्तियां जो है, अनेक लाइनें जो है गाड़ियों की जो रोड पर लगी रहती हैं। ट्रैफिक एग्जाम के समय आपने देखा होगा, बड़े बड़े महानगरों पर न्यूज़ में भी देखा होगा, लोग जो गए होंगे वहाँ भी देखे होंगे। तो गाड़ियों की अनेक पंक्तियां ही से क्या होता है, उससे कठिनम चलना जो है, गाड़ियों का संचरण होना वह बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये मंजूषा से 4 शब्द जो है लेकर के हमने अन्वय पूरे किए। अब इसका अन्वय देखो क्या लिखा हुआ है कि शत शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती वाष्पयान माला ध्वानम विदरंती संधावती यानानाम अनंतः पंक्तयः ही कठिनम संसरणम। ये इसके सरलीकरण हो गए, जिसका हम लोग इसी सरलीकरण से हम लोग जो है श्लोक के मीनिंग को लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये टॉपिक में आज था। आज है पद्य श्लोक अन्वय। 1-2 श्लोक और लिखेंगे आपके सामने में, उस प्रकार से प्रैक्टिस करने का। और जो भी शेमुशी आप ले लीजिए, है ना, शेमुशी पार्ट 2 क्लास 10 के लिए, मणिका ग्रामर के लिए, या अगर टुगेदर विथ मिल रहा हो तो टुगेदर विथ भी ले लेंगे, है ना, या अगर ऑल इन वन, जो भी जिस तरीके से आपको तैयारी में आपको सहज महसूस हो उसमें आप ले लेंगे। तो ये पहला श्लोक था प्रैक्टिस के तौर पर। अब हम लोग इसके बाद वाले श्लोक पे भी चलेंगे, 1-2 प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम गद्यांश यानी कहानी का भाग को करेंगे। आज जो पद्यांश यानी कि कविता वाले भाग में जिस प्रकार से प्रश्न रहते हैं, वो 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, पद्यांश और अन्वय का। तो ये पद्यांश अन्वय का हम लोग आज पूरा कर रहे हैं। पद्यांश में एक अथवा में प्रश्न रहता है, या तो अन्वय लिखें या तो भावार्थ लिखें। लिखना आपको नहीं है, वो दिया गया रहता है, उस पर आपको केवल शब्द भरने होते हैं। तो इस हिसाब से अभी हम लोग अन्वय करते हैं, फिर हम लोग इसके बाद भावार्थ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी अन्वय के लिए 1-2 पद्य की प्रैक्टिस और। तो ये दूसरा श्लोक है और अब हम लोग इस श्लोक का अन्वय सॉल्व करेंगे। ठीक है, पद्य यानी अन्वय। श्लोक है, वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भवक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिरनंत जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरण। ये दूसरा श्लोक है और इस दूसरे श्लोक का जो अन्वय दिया गया है आपको, इसमें वायुमंडलम डैश दूषितम निर्मलम जलम ही न डैश कुत्सित वस्तु मिश्रितम समलम डैश अंतरजगति तु डैश करणीयम बहुशुद्धिकरणम। ये अन्वय लिखा हुआ है और इस अन्वय को आप जो भरेंगे, ये इस मंजूषा में जो शब्द दिया गया है, इस मंजूषा यानी हिंट्स बॉक्स, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है पिछले वर्ष क्वेश्चन में जो मंजूषा लिखा हुआ रहता है, वो मंजूषा शब्द को भी खाली जगह में भर देते हैं। ये पूरी तरह से गलत हो जाता है आपका आंसर। अगर सही शब्द के साथ भी अगर मंजूषा शब्द लिखा हुआ भरा गया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मंजूषा का अर्थ होता है हिंट्स बॉक्स। वो ऐसा बॉक्स है, वो ऐसा जगह है जहां आपको हिंट्स के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ इस मंजूषा में 4 शब्द आपको दिया गया है, भक्ष्यम, भृशम, धरातलम और निर्मलम। अब देखना ये है कि इस श्लोक में का जो अन्वय है, इसमें कौन से शब्द कहाँ पे कितने नंबर पे भर करके आप इसका सही उत्तर पा सकते हैं और आपको अंक मिल सकते हैं। तो अब इसका जो हम लोग अन्वय पढ़ेंगे, वायुमंडलम डैश दूषितम। अब यहाँ देखिए श्लोक में वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। अब ये भृशम शब्द देखिए आपके मंजूषा में है, तो ये 1 नंबर में जो भरा जाने वाला शब्द होगा वह भृशम होगा। तो ये भृशम यहाँ दिया हुआ है, तो ये
जो 1 नंबर में इसको भृशम भरेंगे, यहाँ पर भृशम। एग्जाम में कैसे लिखना हुआ मैं आपको इसके अन्वय के बाद बताऊंगा। ये अभी आप लोग भर लें, देखिए आप इसको प्रैक्टिस करें साथ साथ कि वायुमंडलम भृशम दूषितम निर्मलम जलम ही न, जो निर्मल जल है वो भक्षम पीने, निर्मलम जलम ही न भक्ष्यम, जो निर्मल जल नहीं है वो भक्ष्यम। अब यहाँ देखिए, यहाँ भक्ष्यम भरा जाएगा। अब इसका जो आंसर है, इसका जो सेंटेंस है वो इसके बाद न के बाद कॉमा है, तो निर्मलम जलम ही न, निर्मल जल तो नहीं है, इसका मीनिंग हो गया। वायुमंडल भृशम दूषितम, वायुमंडल बहुत ज़्यादा बहुत अधिक प्रदूषित है, और निर्मलम जलम ही न, निर्मल जल तो है ही नहीं, है ना। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम समलम धरातलम, धरातलम, है ना। तो जो कुत्सित यानी कि जो गलत वस्तुओं का मिश्रण हो गया है, वैसे वस्तु को भक्ष यानी वैसे वस्तु खाद्य वाले पदार्थ भी कुत्सित वस्तु से मिल गया है। कुत्सित वस्तुओं का मिश्रण खाने वाली चीज़ों में भी हो गया है, वो मिलावटी हो गया है, जिससे वो अनुपयोगी हो चुका है, जिससे वो यूजलेस हो चुका है। और इसके बाद जो सेंटेंस है, समलम डैश अंतर जगती तू, समलम समलम, हाँ, धरातलम अंतर जगती तू निर्मलम, नंबर 4 निर्मलम करणीयम बहुशुद्धिकरणम। ये जो धरती पर समलम हो गया मतलब कि मलिन हो गया है, कुत्सित यानी गलत वस्तुओं के मिश्रण से खाने वाले पदार्थ भी इस धरातल पे भक्ष्य योग्य नहीं रहे, खाने योग्य नहीं रहे, भक्षण करने योग्य नहीं रहे, तो अंतः जगती अपने अंतः को जगा कर, तू इसको अंतः को जगा कर ही, अपने मन को जगा कर ही, अपने सोच को इस पर्यावरण के प्रति जगा कर ही करणीयम करना चाहिए। बहुशुद्धिकरण, बहुशुद्धिकरण, है ना। बहुशुद्धिकरण मतलब शुद्धिकरण तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर का मन जगे। अब और इस दूषित हो चुके, प्रदूषित हो चुके वायुमंडल, वातावरण के प्रति हम सकारात्मक रूप से चिंतित हों। तो ये जो 2 श्लोक के अन्वय को कंप्लीट किया गया। तो आज इस प्रैक्टिस के साथ चैप्टर 1 के क्रियाकलाप अब जो है यहीं पर ये पूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, एक हमने भावार्थ के बारे में बताया था। ये भावार्थ जो है हम लोग इसकी प्रैक्टिस, एक भावार्थ की प्रैक्टिस भी कर लें ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये भावार्थ की प्रैक्टिस के अगले वाले वीडियो में मैं करूँगा। एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं कि प्रश्न निर्माण इसी टेक्स्ट बुक से, तो वो किसी से भी हो सकता है, वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है। प्रश्न निर्माण ये श्लोक वाले क्वेश्चन से भी हो सकता है, और कहानी वाले भाग से भी हो सकता है, और नाटक वाले भाग से भी हो सकता है। तो प्रश्न निर्माण जैसा कि आपने क्लास 9th में बनाया है, ठीक उसी तरीके से, लेकिन हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे ऑन बोर्ड इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस फिर देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जो इस चीज़ को अब देखें कि एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाएगा। पद्यांश गद्यांश तो आप लोगों ने गद्यांश तो नहीं, पद्यांश आप लोगों ने देखा। अभी अब हम लोग जो है इसको अन्वय कैसे लिखेंगे वो देखेंगे एग्ज़ाम में।
सपोज कीजिए कि अन्वय वाला क्वेश्चन जो है, ये अन्वय वाला क्वेश्चन अगर 4 नंबर में है तो 4 नंबर में जो 2 श्लोक रहेंगे, क नंबर ख नंबर, क ख के अंतर्गत 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो क में नंबर 1, नंबर 2, नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं 3, या आप वर्टिकल में भी लिख सकते हैं। चलिए वर्टिकल में ही लिखते हैं, नंबर 3 एंड नंबर 4। फिर ख नंबर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से आप कॉलम करेंगे। उसके बाद जो शब्द अन्वय के तौर पर जहां हमने पूरा किया, जैसे कि अगर हम इसको, इस श्लोक वायुमंडल वाले श्लोक को अगर हम लोग नंबर 1 मानते हैं तो 1 नंबर में हमने क्या भरा गया था, वृषम, है ना। 2 नंबर में भक्षम, इसके बाद धरातलम, और तब अंत में भरा गया था निर्मलम। तो ये इस तरह से एग्जाम में लिखना होता है, क्योंकि हमें पूरा श्लोक नहीं लिखना है, अन्वय नहीं लिखना है। तो इसके अथवा में जो भावार्थ पूछा जाता है वो भी हम लोग इस तरह से ही लिखते हैं। ठीक है, नंबर दे करके। अब क्या है कि इसमें हम लोग एक टॉपिक और आ रहे हैं, प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण तो टॉपिक नंबर 3 में अभी हम लोग देखेंगे प्रश्न निर्माण। हालांकि आप लोगों ने क्लास 9th में प्रश्न निर्माण बनाया है और प्रैक्टिस करवाने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन सा रह जाता है कि कुछ स्टूडेंट केवल रेखांकित पद में उसके स्थान पर जो भी प्रश्न शब्द का प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक पद का प्रयोग होगा, केवल वो नंबर पर लिख देते हैं कि नंबर, सपोज कीजिए अगर ये प्रश्न नंबर 3 है तो 3 का 1 ये शब्द, 3 का 2 वो शब्द, 3 का 3 ये शब्द। लेकिन मैं क्लास में भी बार बार बताया हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ, चूँकि आपको अब मिशन 2021 के लिए तैयार रहना है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की गलती या असावधानी ना हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब इसका प्रश्न निर्माण का जो टॉपिक है वो यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर हमने 4 सेंटेंस को लिए हैं और चारों सेंटेंस का हम लोग प्रश्न निर्माण शब्द देखेंगे। वो ये है कि पहला है उद्याने पक्षिणाम। क्वेश्चन ऐसे रहता है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, कि रेखांकित पद को आधार बनाकर, जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको आधार, उसको बेस बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। मतलब जैसे जिस शब्द को अंडरलाइन कर लिया गया, क्वेश्चन वहीं पे बनना है। क्वेश्चन के शब्द, उसी शब्द के आधार पर प्रश्न वाले शब्द को रखेंगे हम लोग जब प्रश्न वाला चैप्टर मतलब सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला है कि उद्याने पक्षिणाम कलरवः चित्तम प्रसादयति। बागीचे में, उद्यान में पक्षियों के कलरव, कलरव का मतलब आवाज, पक्षियों की आवाज, पक्षियों के कलरव चित्तम प्रसादयति, मन को खुश कर देता है। तो पक्षियों के कलरव मन को खुश कर देते हैं, या उपवन में पक्षियों की आवाज़ मन को खुश कर देती है, प्रसन्न कर देती है। तो अब यहाँ पर ये पक्षिणाम, पक्षियों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो शब्द जो है हम लोग प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही करेंगे। तो किम शब्द रूप का जो शब्द रूप बनेगा केशाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग इसी, ये 2 मिनट 2-3 सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए मैं इस चारों सेंटेंस को बोर्ड पर छोड़ दे रहा हूँ। मैं इसके बाद इसको मिटा के ही इसी पे हम लोग प्रश्न निर्माण करेंगे। आप ये चारों सेंटेंस देख लीजिए एक बार। तो ये 4 सेंटेंस है।
अब चूंकि मैं प्रैक्टिस जो करूंगा आपके साथ, ये इसी सेंटेंस को चेंज करूंगा, तो धीरे धीरे देखना है कि उद्याने पक्षिणाम, ये प्रश्न चूंकि अंडरलाइन इस शब्द पे है तो प्रश्न भी इसी शब्द पे बनेगा, तो प्रश्न भी इसी शब्द पे बनेगा। तो ये हो गया पक्षियों की, शब्द हो गए पक्षियों की। तो उद्यान में किनकी आवाजें चित्त को प्रसन्नचित करती है, किनकी आवाजें, तो किनकी में मतलब कि चूंकि शब्द जो है प्रश्नवाचक वो है किम, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किम, तो किम को हम लोग जब षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करते हो तो वो हो जाता है केशाम, है ना, कस्य कयोः केशाम, कस्याः कयोः केशाम, दोनों अवस्था में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों अवस्था में। तो केशाम जो है यहाँ पर केशाम वो शब्द बन जाएंगे, तो पक्षीनाम की जगह पे केशाम लिखेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बनना है केशाम। और ये लिखने के बाद उद्याने केशाम कलरवः चित्तम प्रसादयति, ये करने के बाद एक इसमें परिवर्तन होगा, ये असर्टिव सेंटेंस ना रह करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना जरूरी है। और ये इसका जो उत्तर है, उसका जो आंसर है, ये पूरे सेंटेंस में इस तरह से लिखना जरूरी है, ना कि केवल प्रश्नवाचक शब्द लिख दिए वो आंसर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप सही लिखने के बावजूद भी उस प्रकार का नंबर नहीं ला पाएंगे जिस प्रकार के आप नंबर ला सकते हैं एक छोटे से प्रयास करने के बाद। तो इसे भूल से भी, क्योंकि कई 2-3 बैचों में हमने कहीं देखा है कि स्टूडेंट को बताने के बावजूद भी एग्ज़ाम में, चूँकि स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ करता था, एग्ज़ाम में वही गलती दोहराते थे, जबकि क्लास में बताया जाता था कि सेंटेंस को कंप्लीटली लिखना है, कंप्लीट लिख करके वहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, लेकिन फिर भी वो उसी प्रकार की गलती करते थे। आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपको मिशन 21 के पर ध्यान रखना है और कोशिश ये करने की और विषयों में और भी सब्जेक्ट में जिस प्रकार से अच्छे मार्क्स आवे, तो आपके इस सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स आवे, ताकि आपके परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो खैर, ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, अब ये आप आगे यहाँ देखें कि उद्याने केशाम कलरवा चित्तम प्रसादयति, उसके बाद ये सेंटेंस लिखने के बाद आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आप लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह वगैरह। तो उद्याने केशाम कलरवा चित्तम प्रसादयति, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आइए दूसरा सेंटेंस, वायुमंडलम दूषितम जातम, प्रश्न बनना है दूषितम पर। ये वायुमंडलम दूषितम जातम, वायुमंडल दूषित है, प्रश्न क्या बना, वायुमंडल कैसा है, तो कैसा के लिए कीदृशम लिखते हैं, क्यों के लिए, क्यों और कैसे के लिए कथम लिखते हैं, स्थानवाचक के लिए कुत्र लिखते हैं, और समयवाचक के लिए कदा लिखते हैं। समयवाचक मतलब कालवाचक, कालवाचक कोई अगर शब्द है उस पर प्रश्न बनना है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कदा या कस्मिन काले, सप्तमी विभक्ति में कदा या कस्मिन काले, है ना, किम का सप्तमी कस्मिन हो जाता है, तो और स्त्रीलिंग में कस्याम, तो कदा या कस्मिन काले, ठीक है। और कदा या कस्मिन काले एकदम बिल्कुल मैंने बताया, बार बार रिपीट करते हैं किसी किसी शब्द को, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो वायुमंडलम दूषितम जातम, वायुमंडल दूषित है, तो वायुमंडल कैसा है, कैसा का कीदृशम, कई बार हमने क्लास 9 में इस चीज़ को रिपीट भी किया है, बताया भी है, कीदृशम जातम, ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक बन गया, जो प्रश्न निर्माणम करूता, तो उसका वो ये उद्देश्य पूरा हुआ। अब 1 नंबर का ये रहता है, 4 सेंटेंस रहेंगे, आपको 4 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक सेंटेंस में 1 मार्क है, 1 मार्क है। 1 मार्क आपको तभी मिलेगा जब आप सेंटेंस में लिख करके नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। वायुमंडल कीदृशम जातम, चलिए नंबर 3 क्वेश्चन, चक्रम सदा वक्रम भवति, चक्र हमेशा वक्र होता है, वक्र का मतलब टेढ़ा, है ना, चक्र जो है वो हमेशा टेढ़ा होता है, वक्र,
सीधा नहीं होता। तो अब यहाँ पर प्रश्न निर्माण कहाँ है? प्रश्न निर्माण करना है वक्रम पे, शब्द है वक्रम पे। तो चक्र सदा वक्र होता है, चक्र सदा कैसा होता है? यहाँ कीदृशम भी और कथम भी, है ना, दोनों चलेगा। तो कोई भी एक लगाएंगे तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग कथम ही लिखें। ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब अगर क्वेश्चन सपोज कीजिए, अगर यहाँ पर वायुमंडलम दूषितम जातम था लिखा हुआ, अगर ये अंडरलाइन ये दूषितम पर ना होकर के वायुमंडलम पे होता, तब प्रश्न क्या बनता? प्रश्न ये बनता कि वायुमंडल दूषितम जातम, क्या दूषित है, किम। तब वहां प्रश्न बनता किम दूषितम जातम, किम दूषितम जातम, क्या दूषित है ना। उद्याने पक्षिणाम कलरव चित्तम प्रसादयति, उद्यान में पक्षियों के कलरव या पक्षियों की आवाज़ें मन को हर्षित करती है, मन को खुश करती है। अब अगर इसमें ये क्या था, पक्षिणाम, अगर पक्षिणाम में अंडरलाइन ना हो करके उद्याने लिखा रहा था, उद्याने, तब क्या करते, क्या लिखते हैं इसका लिखते कुत्र, चूंकि स्थानवाचक है, स्थानवाचक हमने बताया कुत्र, ठीक है। और तब हम लोग लिखते हैं कुत्र पक्षिणाम कलरव चित्तम प्रसादयति, उद्याने, उद्यान में। स्थानवाचक में कुत्र, कालवाचक या समयवाचक में कदा या कस्मिन काले, कैसा स्वभाव बताना है ना, तो कीदृशम, कोई कारण बताना है तो कथम, ठीक है। शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यते, शकटियानम मतलब यान, वाहन, रोड पर चलने वाले वाहन, है ना। कज्जल मलिनम, काजल के से भी ज़्यादा मलिन, धूमम धुआं, मुच्यंती छोड़ती है। तो कैसी, मतलब गाड़ियाँ जो हैं कैसे धुआं छोड़ती है, ये इसका प्रश्न बनेगा। कैसी धुआं छोड़ती है, तो कैसी का अभी हम लोगों ने जाना, कैसी का क्या होगा, कीदृशम। है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एक चीज पर ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द के में अंडरलाइन, जिस भी शब्द में अंडरलाइन किया हुआ है कि उस शब्द से ही प्रश्न बनने हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है वो शब्द क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। सबसे पहला ध्यान पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। दूसरा जो उसके लिए गौर करने वाली बात है, पहला गौर करने वाली बात, फिर से मैं रिपीट करूं, पहला गौर करने वाली बात, वो शब्द क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पता है आपको, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। दूसरा ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो ये है कि वो किस विभक्ति में है, किस विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना, किस विभक्ति में है। और तीसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि वो किस वचन में है, एक वचन, द्विवचन और या बहुवचन। तो ये तीनों बातें ध्यान देने हैं, ठीक है। सबसे पहला स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या नपुंसकलिंग। दूसरी बातें एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तीसरी बातें वो किस विभक्ति में है ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये जिस विभक्ति, है ना, जिस विभक्ति में, जिस लिंग में, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, है ना, जिस वचन में, यानी एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हो, प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे उसी विभक्ति में होंगे, उसी लिंग में होंगे, एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग उसी लिंग में होंगे। वचन भी उसी वचन में होगा जिस वचन में असर्टिव सेंटेंस में वो शब्द है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, और उसी विभक्ति में होगा जिस विभक्ति में असर्टिव सेंटेंस में वो शब्द था, उसी विभक्ति में प्रश्नवाचक भी शब्द लिखेंगे।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो हमने लिखा, यहाँ पर आंसर आया केशाम, है ना। षष्ठी विभक्ति एक वचन रहता, पुल्लिंग में तो लिखते कस्य। जैसे राम लक्ष्मणस्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति, राम लक्ष्मण के बड़े भाई। अगर लक्ष्मणस्य में अंडरलाइन किया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या उसका प्रश्न बनेगा, राम लक्ष्मण का बड़ा भाई। राम किसका बड़ा भाई, राम कस्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति, तो वहां पर कस्य हो गया षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्योंकि लक्ष्मण पुल्लिंग है। सीता के बारे में लिखते तो सीता रामस्य विवाह सीतया सह अभवत, राम का विवाह सीता के साथ हुआ। अब अगर सीतया में अंडरलाइन किया हुआ रहेगा तो प्रश्न क्या बनेगा, क्या बनेगा, राम का विवाह किन के साथ हुआ, तो वो तृतीय विभक्ति में है सीतया, तो हमें भी प्रश्नवाचक शब्द तृतीय विभक्ति में रखना पड़ेगा। रामस्य विवाह कया सह अभवत, किसके साथ हुआ। अगर पुल्लिंग रहता कि सीतायाः विवाह रामेण सह अभवत, सीता का विवाह राम के साथ हुआ, सीतायाः विवाह रामेण सह अभवत। रामेण में अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो उसमें तृतीया लिखेंगे केन सह अभवत। तो इस तरह से प्रश्नवाचक बनता है। एक दो तीन सेंटेंस और भी हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद तब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर सेकेंड में जो तुम्हारा ये है वो है चैप्टर बुद्धि बलवती सदा, मतलब हमेशा जो बलवान, जो बुद्धि होती है, बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए बलवती का प्रयोग किया गया है ना। तो बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि जो है हमेशा बलवती होती है, मतलब यस्य बुद्धि तस्य बलम जातम, जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल है, उसके पास ही ताकत है, अर्थात बुद्धि से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। ये बस हमने शीर्षक बता दिया चैप्टर 2 का, जो हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर 1 में है ना श्लोक के मीनिंग जाने, चैप्टर 1 में श्लोक के अन्वय जाने, चैप्टर 1 में श्लोक के से ही प्रश्न निर्माण जाने। तो ये चैप्टर 1 का टॉपिक जो है यहीं पर आप लोग अब आगे अपने प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ दिक्कत हो, जहाँ समस्या हो समझने में, जानने में, तो आप अपनी समस्या लिखेंगे। यथासंभव यथा समय आपका जो है वो जिज्ञासा दूर करने का, वो जिज्ञासा शांत करने का, और जो समस्या है वो समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है फिर, ओके देन, थैंक यू।